सो दिस इज लेक्चर नंबर 1 ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, और ये अगर आप कंसेप्चुअली समझ लेते हैं तो इसके क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे। ये लेक्चर टोटली नीट और जेडबलई बेस्ड होगा, लेकिन इसके अंदर बोर्ड एग्जाम की भी बातें इंक्लूड की जाएंगी। ठीक है, सो इस लेक्चर नंबर 1 को देखने के बाद आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख पाएंगे और पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं ये पता लगा पाएंगे। कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा कंपाउंड, कौन सा आयन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन सा आयन रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये सीख पाएंगे। ठीक है, सो जब आप ये टॉपिक्स पढ़ लेंगे तो आप बहुत सारे PYQs कर पाएंगे, बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। नीट 2020, नीट 2000, एम्स, AIPMT 2005, मतलब लास्ट 20-25 ईयर्स के सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो ये एक तरह से ना काफ़ी कॉम्पिटिटिव बेस्ड वीडियो होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की। तो कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, पहले आप कुछ बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं ऑलरेडी, पहले आप समझ लीजिए कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हम कंपाउंड को 100% आयनिक मान के चलेंगे, ऑल्दो ऐसा होता नहीं है। एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। मान लीजिए H और Cl के बीच एक बॉन्ड बना हुआ है। हम सब जानते हैं ये बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इस बॉन्ड को 100% आयनिक बनाना पड़ेगा, तभी जाकर हम इसके ऑक्सीडेशन नंबर्स को निकाल सकते हैं। तो जब आप आयनिक बनाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर करना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हेयर H इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, Cl इज लेस, तो Cl खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो अब मैं इसको पूरी तरीके से तोड़ दूंगा। ठीक है, और चूंकि H इलेक्ट्रॉन देगा Cl लेगा, तो H पर पूरा प्लस लगा लूंगा, Cl पे पूरा माइनस। ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +1, और ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -1। ये है ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन। द नेट चार्ज ऑन एनी एटम या एलिमेंट व्हेन द कंपाउंड इज कंसीडर्ड 100% आयोनिक। तो ये आप नोट कर सकते हैं खुद से। नेट चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर इज net charge on any atom considering each bond 100% ionic। ये वीडियो देखने के बाद आप अच्छे लेवल के सारे सवाल कर पाएंगे। ठीक है, बस आपको पेशेंस के साथ वीडियो देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं HCl की ही बात करता हूं तो इसके अंदर मैं मानूंगा कि H पर प्लस चार्ज है और Cl पर माइनस चार्ज है। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H विल बी +1 एंड Cl विल बी -1। ठीक है, सो ऑक्सीडेशन नंबर विल बी ऑलवेज विद साइन। हाँ, 0 है तो उस पर साइन नहीं लेंगे, अदरवाइज हमेशा साइन के साथ चलेंगे। ठीक है, सो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स या बातें हमें याद रखनी पड़ेंगी। सो कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहली बात कि हमें ग्रुप नंबर 1 में कौन कौन से आते हैं, लिथियम, कार्बोकस, इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर +1 लेने हैं ऑलवेज। जब भी ये एलिमेंट्स कंपाउंड बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे, कंबाइंड फॉर्म में जाएंगे, तो ऑलवेज एज अ रिफरेंस इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, कभी नहीं बदलेगा। अगर फ्री स्टेट में है तब थोड़ी कोई चार्ज है, फ्री स्टेट में होंगे तो चार्ज 0 होगा, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, लेकिन जब कंबाइंड फॉर्म में होंगे तब इनका +1 होगा। सिमिलरली ग्रुप नंबर 2 का किसका बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप,
बापू, राजी, इन सब एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स्ड है +2 होगा। ये जब फ्री स्टेट में होंगे तो 0 होगा, लेकिन जैसे ही ये किसी से कंबाइन कर जाएंगे तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 फिक्स्ड है, वेरिएबल नहीं है, ये ऑलरेडी नोन है। और जो ऑलरेडी नोन है उनके ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालने नहीं पड़ते, हमें यूज करने होते हैं। एक्चुअली ये नोन इन्फॉर्मेशन है। तो पहला पॉइंट है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स आर +1 एंड +2 रिस्पेक्टिवली। तो ये हमारे लिए रिफरेंस है, रिफरेंस ऑक्सीडेशन नंबर। वी विल नेवर कैलकुलेट, ये हमें ऑलरेडी नोन होगा। फिर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन की बात करता हूँ, तो आप ना नोट्स बनाइएगा थोड़ा स्टॉप पॉज कर करके, तभी जाके सारी बातें रुकेंगी। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन 2 तरह के ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, एक +1 और एक -1। अब अगर हाइड्रोजन फ्री एटम फॉर्म में, फ्री फॉर्म में, अपने एलिमेंटल फॉर्म में, लाइक H2 फॉर्म में, तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, क्योंकि वो एलिमेंटल फॉर्म में किसी से बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो वहाँ पर आप 0 लेंगे। लेकिन जब ये अदर देन H यानी किसी अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा तो आपको 2 ऑक्सीडेशन नंबर लेनी पड़ेगी, कैलकुलेट नहीं करनी, लेनी पड़ेगी। मतलब नोन है, एक तो +1 और एक -1। +1 तब लेंगे जब हाइड्रोजन नॉन मेटल से बॉन्ड बनाएगा, और -1 तब लेंगे जब हाइड्रोजन S ब्लॉक के मेटल से बॉन्ड बनाएगा, S ब्लॉक के या मेटल से बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ये भी रिफरेंस है। जैसे सोडियम के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है Na के साथ, NaH, तो आपको पता है Na पर +1 होगा तो H पर -1 होगा। लेकिन यही हाइड्रोजन जब फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है नॉन मेटल के साथ, तो नॉन मेटल अब फ्लोरीन आ गया, सो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो H पर +1 आ जाएगा और फ्लोरीन पर -1। अगली बात जो बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, हैलोजेंस। हैलोजेंस देखो, केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा है सेंट्रल एटम कैसे पता करते हैं। जो लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है वो सेंट्रल एटम होता है, बाकी सराउंडिंग होते हैं। तो अगर हैलोजन सराउंडिंग एटम है, सराउंडिंग, तो फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स्ड है, रिफरेंस की तरह इस्तेमाल होगा, नोन है, वैल्यू -1 है। यानी वेन एवर हैलोजन इज सराउंडिंग एटम द ऑक्सीडेशन नंबर विल बी -1। कितना होगा? -1। ठीक है, उसके बाद आते हैं ऑक्सीजन पर। तो ऑक्सीजन मेनली 3 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा, 0 को छोड़ के। अगर एलिमेंटल फॉर्म में है तो 0 होगा, अगर किसी अदर एलिमेंट से कंबाइन करता है तो या तो -2 होगा या तो +2 होगा। -2 होगा तो ऑक्साइड कहेंगे, -1 होगा तो परऑक्साइड कहेंगे, और -0.5 होगा तो सुपर ऑक्साइड कहेंगे। खैर, मैं आपसे कहता हूँ ऑक्सीजन पे आप ज़्यादा जोर ना दें, सिर्फ ये याद रखें कि जब भी ऑक्सीजन सराउंडिंग एटम होगा और एज अ ऑक्साइड होगा तो -2 लिया जाएगा, -2। ठीक है, कुछ और भी आयन्स हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर एज अ रिफरेंस इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि Cn, साइनाइड, तो Cn -1 होता है, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर ही है। जैसे कि हमारा Cl- तो है ही, जैसे NO2- हो गया, एंड मैनी अदर कंपाउंड, सल्फेट हो गया, -2 फिक्स्ड है, PO4 -3 फिक्स्ड है। तो ये फिक्स्ड है, राइट, फिक्स्ड यानी रिफरेंस। इनमें से कुछ का इस्तेमाल हम लोग लिगेंड की तरह कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में करते हैं। तो अब जब हम रिफरेंस जान गए तो हम किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, आइए समझते हैं। देखो भाई, मान के चलिए कि हमारे पास एक कंपाउंड है H2SO4, या हाँ H2 तो 4 लेते हैं। मुझे इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। देखो,
कम समय में ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो सिंपल सी बात है, इस मॉलिक्यूल का जो नेट चार्ज है वो 0 है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो इसका ये मीनिंग हुआ कि सभी एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 आया है। दैट्स वाई नेट चार्ज 0 आया। सो व्हाट वुड वी डू? सम ऑफ ऑल, समझना, सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर्स इज इक्वल टू नेट चार्ज कर दिया जाएगा। यही की पॉइंट है, इसी से हम आंसर निकालेंगे। सभी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर को सम करेंगे और उसे नेट चार्ज के बराबर कर देंगे। इन सभी एलिमेंट्स में कुछ नोन भी होंगे, कुछ अननोन भी होंगे, तो नोन वाली वैल्यू पुट करके अननोन की वैल्यू निकाल लेंगे। समझिए, ऑक्सीडेशन नंबर को मैं किसी लेटर से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, बस एलिमेंट से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरा मतलब ये है कि इसमें देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो 2H लिखूँगा, 1 सल्फर लिखूँगा, ध्यान सुनना, और 4 ऑक्सीजन लिखूँगा। ये H क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। S क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। एंड 4 ऑक्सीजन है, सो O रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। अब इन सब की वैल्यू को क्या करूंगा? 0 के बराबर करूंगा, क्योंकि यहाँ नेट चार्ज 0 है। अब हमें क्या है, हमें जिसका वैल्यू निकालना है उसके अलावा सारे रेफरेंस होंगे, रेफरेंस इन द सेंस नोन होंगे। सो यहाँ पे सल्फर की वैल्यू निकालनी है, H नॉन मेटल से जुड़ा है तो +1 लिया जाएगा। तो देखो 2 इंटू +1, सल्फर का निकालना है +S, +4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम सल्फर की वैल्यू निकालने चलेंगे, तो S इज इक्वल टू, यहाँ से +2 आएगा, यहाँ से -8 आएगा, ये -8, ये +2 सब्सट्रैक्ट होकर उधर जाएगा, +6 आएगा। क्या आएगा? +6। तो ये है सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर इन H2SO4। तो एक बार अगर आप तरीका सीख गए तो कोई भी कंपाउंड दिया जाएगा निकाल पाएंगे। तो ये एक बार लिख के समझ लीजिए, फिर मैं अगले एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने लिया MnO4-। अब मुझे यहाँ पर Mn का निकालना है, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो मैं क्या करूँगा? समेशन ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर्स इज इक्वल टू -1 करूँगा, चूँकि नेट चार्ज इस बार -1 है। सो क्या करेंगे, ध्यान समझिए, Mn 1 है, +4 ऑक्सीजन है, इज इक्वल टू लिखूंगा -1, विद नंबर लिखेंगे, -1 -2 जो भी होगा। ये बहुत मेन पॉइंट यही है। Mn का मुझे निकालना है, ऑक्सीजन का मुझे नोन होता है, तो Mn +4 इंटू -2 इज इक्वल टू -1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो Mn इज इक्वल टू आ जाएगा, ये -8 +7 उधर जाएगा, +8, तो +7 विल बी आंसर। तो इस तरह से किसी भी एलिमेंट का हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं अगर हमें बाकी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर पता है। जैसे मेरे को निकालना है SOCl2 के सल्फर का, तो सल्फर और क्लोरीन में सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सल्फर सेंट्रल एटम बनेगा और क्लोरीन बनेगा सराउंडिंग एटम। तो जब हम क्लोरीन को यानी हैलोजेंस को सराउंडिंग एटम लेते हैं तो वहाँ पर उसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 लेते हैं, ऑलरेडी नोन है। तो मुझे सल्फर का निकालना है, बाकियों का मुझे पता होता है। तो सल्फर का क्या करेंगे, S लिखेंगे, +1 ऑक्सीजन +2 क्लोरीन, इन सब को बराबर करेंगे नेट चार्ज के। नेट चार्ज 0 है तो क्या लिखेंगे, 0। तो यहाँ से S की वैल्यू निकालनी है, -2 इज इक्वल टू 0। आर गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पर क्या है, क्लोरीन इज -1, तो जब -1 यहाँ रखूँगा तो -2 हो जाएगा, तो सल्फर आ जाएगा +4
ऑक्सीडेशन नंबर में। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सल्फर का निकाल लिया। मान लीजिए मैं आपसे कहता CrO4 -1 का था -2 का निकालो, -2 में क्रोमियम का निकालो, क्रोमियम का। तो क्रोमियम सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन सराउंडिंग एटम है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रोमियम का Cr लिख दूं +4 ब्रैकेट में -2, सॉरी एक बार लिख देता हूँ 4O इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये मैंने क्या किया, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, ध्यान सुनो, Cr मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, O मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, इंटू 4 कर दिया बिकॉज देर आर 4 ऑक्सीजन एटम्स। अच्छा, ये है समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स इज इक्वल टू नेट चार्ज। तो नेट चार्ज कितना है, -2। तो यहाँ से क्रोमियम -4 इंटू 2 करोगे तो -8 इज इक्वल टू -2 आएगा, और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 आ जाएगा। तो देखो ध्यान से, कहीं एक बात समझ आ रही होगी आपको कि मैं यहाँ पर बार बार ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 ले रहा हूं। अब जरा सोचो, यानी मैं बार बार ऑक्सीजन को ऑक्साइड मान रहा हूं। यही ऑक्सीजन परऑक्साइड भी तो हो सकता था, और अगर ये परऑक्साइड होता तो मुझे यानी हमें खुद लेना है, जो मुझे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 लेनी पड़ती। बात समझे नहीं आप? अगर ये ऑक्सीजन ऑक्साइड ना होकर के परऑक्साइड होता तो यू आर नॉट अलाउड टू टेक -2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द ऑक्सीजन एटम्स। तो इन दैट केस जो ऑक्सीजन परऑक्साइड होंगे उनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 लेना पड़ेगा, तब तो गेम पलट जाएगा। अब वहां जाने से पहले मैं आपको थोड़ी और बातें बताता हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा, ठीक है। अगर किसी कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा सेंट्रल एटम आ जाएं, जैसे H2C2O4 हो गया, या H2S2O7 हो गया, या H2S2O8 हो गया, यहाँ इनके पास एक से ज़्यादा सेंट्रल एटम है, दो। तो यहाँ दो अलग अलग एटम्स हैं, यानी 2 सल्फर 2 कार्बन। तो इस बार दोनों कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट्स अलग अलग हो सकता है। यहां से होती है गेम की शुरुआत। जब तक हमारे पास सिर्फ एक सेंट्रल एटम था तो अकेला ही है, जो भी वैल्यू आएगी उसी की आएगी। लेकिन अब अगर 2 सेंट्रल एटम आ गए ना, 2, तो इंडिविजुअल एटम के जो ऑक्सीडेशन नंबर्स आते हैं इंडिविजुअल एटम्स के, उनको हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स कहते हैं, स्टेट्स। फिर दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट्स का जो एवरेज ले लेंगे, एवरेज, दैट वुड बी एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। बहुत क्लियर हो जाएगा, 2 मिनट दो मुझे आप बस। देखो समझो, मैंने लिया एक कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये, तो मैंने बस एग्जांपल लिखा था, आप ये अभी ना लिखें। एक नोट लिख देता हूं यहां पर, नोट, इफ पॉलीस या मोर देन वन, if more than one central atoms are present, then find oxidation state by structure,
ये आपके लिए एक अच्छी सलाह रहेगी कि आप स्ट्रक्चर से ही उसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स को निकालें ईच सेंट्रल एटम का। और अगर इनका एवरेज ले लेंगे, इनके एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट्स के एवरेज, तो वो होगा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू एवरेज ऑफ व्हाट, एवरेज ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ये बात मैं अभी आपको एग्जांपल से क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी। देखो जी, छोटा सा एग्जांपल, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल, बड़ा फेमस एग्जांपल, नाम है थियो सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, जो भी इंपॉर्टेंट बात होगी मैं उसी में बीच में टॉपिक के साथ बताऊंगा। ठीक, थियो सल्फ्यूरिक एसिड ये क्या होता है, पहले आपको पता होना चाहिए कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है। सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, ये दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। अब मुझे क्या करना है, इसके एक O को हटा के यहां पर सल्फर लगा देना है, बस फॉर्मूला बन जाएगा H2S2O3, H2S2O3, इसी का नाम है थियो या थायो सल्फ्यूरिक एसिड। अब इन दिस एग्जाम्पल वी हैव 2 सल्फर, तो क्या करेंगे समझिए, हमको दोनों सल्फर का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। वो कैसे निकालेंगे, स्ट्रक्चर बना के। जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि सेम एलिमेंट के बीच कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट बात सुनिए, जो अच्छा लगे लिखिएगा। सेम एलिमेंट्स के बीच कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। कब तक, जब तक उनकी हाइब्रिडाइजेशन सेम है। मतलब SS के बीच इलेक्ट्रॉनों का कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। आई मीन टू से कि ना आप इधर भेजेंगे इलेक्ट्रॉन, ना आप इधर भेजेंगे। कब तक, जब तक इनका ऑक्सीडेशन नंबर सेम होगा। इफ दे हैव डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर देन वी ऑल नो दैट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा sp कार्बन की या sp एटम की होगी, फिर sp2 की होगी और सबसे कम sp3 की होगी। सो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस कंपाउंड के अंदर इन दोनों सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हैं। तो कैसे निकालूंगा, मैं पहले देखूंगा कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से आएगा। ये क्या बोल रहा हूँ, मतलब आप बॉन्ड को पोलर मानेंगे ना 100% आयनिक बनाने के लिए, तो हम क्या देखेंगे, देखो ये सल्फर इधर इलेक्ट्रॉन देगा कि लेगा, तो ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसलिए इधर एक ऐसे एरो दिखाएंगे और इस एक एरो की वजह से इस सल्फर पर आया +1। समझना, एक एरो इधर गई तो एक और +1 आया। बहुत ध्यान समझना, 2 एरो डाउनवर्ड आएगी बिकॉज दोनों यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा है, तो 2 बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर इसकी वजह से भी +2 आएगा। अब सवाल क्या है, ध्यान सुनो, अब सवाल उठता है कि इन SS के बीच में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करोगे समझो, ये जो बॉन्ड है ये किधर जाएगा, ये फैसला करने के लिए मुझे इन दोनों सल्फर एटम्स के हाइब्रिडाइजेशन को पता करना पड़ेगा। तो ये सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा बनाया है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन इसके पास क्या है, 2 लोन पेयर है और 1 सिग्मा है, तो ये तो sp2 निकला। और अब आपको पता है कि sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन sp3, दैट्स वाई ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये कम है। तो इस बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो क्लियर हो गई, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ जाएगा, ऐसे ऐसे, एंड वी विल गेट +2 ड्यू टू दिस 2 पोलर बॉन्ड्स। तो +2 और आ जाएगा। अच्छे समझ लो,
एक प्लस वन यहाँ से आया, एक प्लस वन यहाँ से आया, दो प्लस टू यहाँ से आया। अब इन दोनों सल्फर में ये sp2 था तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये sp3 है तो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, दो प्लस इसकी वजह से आ जाएंगे। एंड इस तरह से सेंट्रल सल्फर तो आ गया +6 में, +6 में। क्या तुमने सराउंडिंग सल्फर को इग्नोर कर दिया? ना 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 ना, ये खींच रहा है ना, खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो इस सल्फर पर आएगा -2। अब अच्छे समझो, चूंकि इसके अंदर दो सेंट्रल एटम थे तो दोनों का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाएगा एग्जाम में, एक +6 एक -2। तो ये लिख लीजिए, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो H2SO3 में दो सल्फर है, एक सल्फर है -2 में और एक सल्फर है +6 में। इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ईच सल्फर। अलग अलग, ईच एलिमेंट अलग अलग मिला रहे, अलग अलग। मगर क्या आपने एक बात सोची कि अगर मैं एक इन दोनों का एवरेज निकालूं, एवरेज समझना, तो आएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे निकालें? देखो, H का +2 और दो सल्फर इज -6 इज इक्वल टू 0। ये तो आप समझ चुके हो कैसे आता है। 3 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और 2 सल्फर। सल्फर का मुझे निकालना है, तो S इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से। रुक जाओ, पता चला कि गलत लेकर मैं पता निकला। +2 प्लस अयो क्या छो 2s इज इक्वल टू, ये आएगा -4, उधर जाएगा +4। अब इस +4 का मुझे क्या लेना है? एवरेज। तो s इज इक्वल टू आएगा +4/2 इज इक्वल टू +2। तो अगर मैंने जो पहले मेथड बताया आप उसका इस्तेमाल करते हैं, मैथमेटिकली निकालते हैं, तो आपको ये जो वैल्यू निकल के मिलेगी ना, दिस इज नॉट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच सल्फर ना, अलग अलग सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग आया है। एक का आया है -2, एक का +6, मगर इन दोनों का एवरेज कैसे? 6 - 2/2, दो सल्फर है ना, /2, तो +2 आएगा। ये एवरेज है, इसे बोलते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। तो आपसे एग्जाम में कैसे पूछेगा? ऑप्शन देख के क्लियर हो जाएगा कि एवरेज निकालना है कि एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालना है। अगर ऑप्शन में दो दो वैल्यू दे रखा है तो मतलब ये वाली वैल्यू पूछा है, सिंगल वैल्यू दे रखा है तो ये वैल्यू पूछा। तो दो चीज़ें होती हैं, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट्स, दोनों में डिफरेंस है। तो आप ये पहले से जानते थे या नहीं जानते थे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। देखिए, समझिए, एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं टू गेट मोर कॉन्फिडेंस कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो समझ आ रहा है हमें। देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन 2009 में आया हुआ है, 2009 की बात है। कह रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ फास्फोरस इन PO4-3 ऑफ सल्फर इन दिस एंड क्रोमियम इन दिस। तीन कंपाउंड्स दिए हैं, तीनों में हमें सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हैं। तो पहले मैं निकालता हूँ इसमें, तो P निकालना है, +4 ऑक्सीजन इज इक्वल टू -3। -3 क्या है? ओवरऑल नेट ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी नेट चार्ज। तो यहाँ से सॉल्व करो, तो P +4 इंटू -2 इज इक्वल टू -3। तो यू विल गेट P इज इक्वल टू -8 उधर जाएगा, +8 में जाएगा, +8 से 3 निकालेंगे तो +5 में आएगा। तो एक आंसर आ गया +5 फास्फोरस का। अब सल्फर का निकालता हूँ, ठीक है, सल्फर का। तो सल्फर का +4 ऑक्सीजन इज इक्वल टू -2, S इज इक्वल टू -8, +6 आ जाएगा। उसके बाद
Cr2O7 का निकालता हूँ तो 2 क्रोमियम माइनस 14 इज इक्वल टू -2। तो ये 7 ऑक्सीजन है ना, एक ऑक्सीजन का -2 था तो ×4 × 7 कर दिया। तो क्रोमियम का आ जाएगा यहाँ से, उधर जाएगा +12 हो जाएगा, +14 तो बचेगा +12, उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे, +6 आएगा। ये क्रोमियम का हो गया। तो रिस्पेक्टिवली में आंसर क्या आएगा, +5 +6 एंड +6 रिस्पेक्टिवली। तो द आंसर इज विच वन, डी पार्ट। तो एक क्वेश्चन ये PYQ को कर लिया हमने। अगला क्वेश्चन देखो, नीट 2018 की बात है। अब इससे लेटेस्ट क्या ही बताऊं मैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पूछा है कि द करेक्ट, पहले आपको पॉज करके ट्राई करना चाहिए। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन इट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो आपको क्या करना है, इन कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हैं, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देना है। तो पहला है HNO3। मैं किसी भी ऑप्शन को लेकर सभी कंपाउंड्स के नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा, देन डिसाइड होगा कि किसका ज़्यादा है किसका कम है। ठीक है, सो करते हैं। HNO3 के नाइट्रोजन का निकालना चाहते हो आप, तो +1 होगा ड्यू टू हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन -6 इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा +5, तो +5 है HNO3 में। दूसरी बात है NH4Cl, तो NH4Cl में n का निकालना है, +4 ड्यू टू हाइड्रोजन -1 ड्यू टू क्लोरीन इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू आएगा -3। तीसरा कंपाउंड है NO, n का निकालना है, तो n -2 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू +2। यही क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस करनी है, इधर उधर के सवाल नहीं करने हैं। अगला है N2 तो अकेला है, तो N2 पर आएगा 0। अब यहाँ एक बड़ी बात है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे डिसाइड करेंगे। तो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर डिसाइड हम लोग करेंगे नंबर लाइन से। नंबर लाइन्स क्लास 7th पढ़ा था हमने, 0 पहले पॉजिटिव फिर 0 फिर निगेटिव, समथिंग लाइक दैट, या उल्टा जो भी कर सकते हो आप। तो देखो -2 और 0 और +2 में सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है वो होती है +2। यहाँ पे समझिए इस तरह से ऑर्डर है, तो इसे कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, या इसके रिवर्स करेंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो बताओ सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, +5। सबसे छोटी वैल्यू है -3, जितने भी लिखे हैं मैंने बोर्ड पर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, डिक्रीजिंग लिखना है। सबसे पहले होना चाहिए HNO3 +5 वाला, उसके बाद होना चाहिए +2 वाला NO, तो 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं। उसके बाद होना चाहिए 0 वाला, फिर -3 इज स्मॉलर देन 0, एवरीबॉडी -3 इज स्मॉलर देन 0। तो क्या लिखोगे आप, दिस वन, पहले नाइट्रोजन फिर अमोनिया NH4Cl, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ये है 2018 नीट का सवाल, इसी से आइडिया लगा लीजिए आप, आपका लेवल क्या है। अगला नीट 2020 का सवाल, बड़ा इजी क्वेश्चन आया था। व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। चेंज बताना है, चेंज कि कहाँ से कहाँ चला गया, कहाँ, कार्बन में। तो पहले CH4 है, तो CH4 में मैं कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लूँ। कैसे निकालोगे, C+4 हाइड्रोजन बराबर 0। तो यहाँ से आपको C का निकालना है, +4, H का +1 लिख देंगे, +1 इज इक्वल टू 0, यानी आ गया यहाँ से C का -4। तो शुरुआत में कितना है, -4 में है। फिर इधर साइड कार्बन मिलेगा आपको CCl4 के अंदर, तो अब आपको CCl4 में निकालना है। CCl4 में कार्बन का निकालना है, +4Cl इज इक्वल टू 0, तो C -4 इज इक्वल टू 0, तो C विल बी व्हाट, C विल बी +4। तो चेंज कहाँ से कहाँ जा रहा है, -4 से +4। इज देयर एनी ऑप्शन लाइक दैट, सो ऑप्शन नंबर
थर्ड सी। तो कितना आसान क्वेश्चन है, नीट का रिसेंट क्वेश्चन है, बहुत पुराना नहीं है। ये हम थोड़ी देर बाद सॉल्व करेंगे, पहले और समझ लेते हैं। करेक्ट, ये भी थोड़ी देर बाद सॉल्व करेंगे। लोवेस्ट ये करते हैं, फिर से पूछ रहा है कि लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इज इन। तो आपको इन चारों में निकालना है, थोड़ा मैं तेज निकालूंगा। +3 प्लस फास्फोरस -4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से फास्फोरस आ जाएगा, यहाँ से -1 आएगा, उधर +1 में आ जाएगा। यहाँ पर निकाल के देखिएगा तो +5 में आएगा, और यहाँ पे निकाल के देखता हूँ +4 + 2p -14 इज इक्वल टू 0। तो p इज इक्वल टू आएगा, पहले से यहाँ सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये बचेगा +10 -10 हो जाएगा +10, तो +5 में आएगा। डिवाइड बाय 2 करूँगा, ये आएगा +3 में। तो कह रहा है कि लोवेस्ट कहाँ है, तो लोवेस्ट सबसे +2 +1 है, फर्स्ट आंसर। 2015 की बात है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। यह है 2012 का सवाल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स नाइट्रोजन एग्जिबिट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ पे है, तो फिर से निकालना पड़ेगा आपको। ये अमोनिया नहीं है, जागो, ये N3H है, इसका नाम है हाइड्राजोइक एसिड। हाइड्राजोइक एसिड, इसके 3 नाइट्रोजन +1 इज इक्वल टू 0 करेंगे, n इज इक्वल टू -1/3 निकालेंगे। ठीक है। सो अगर कभी वीडियो अचानक से पॉज मतलब बंद हो जाए, कहने का मतलब चलते चलते, तो अगले वीडियो का इंतजार करना। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, NH2OH के पास n का निकालना है +2 हाइड्रोजन, कुल 3 H है, राइट, 3H। तो लिखता हूँ +3 -2 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू +1। सिमिलरली इस पे आइए, 2 नाइट्रोजन है +4, 2 नाइट्रोजन +4 इज इक्वल टू 0। सो n इज इक्वल टू यहाँ से आएगा +4 जाएगा -4, उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे -2। फिर NH3 में तो हम जानते हैं -3 होता है। तो पूछा क्या है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हाईएस्ट कितनी वैल्यू आ जाएगी, +1 देखो ये वैल्यू माइनस में है, ये वैल्यू माइनस में है, ये +1 में है, तो ये वैल्यू हाईएस्ट हो जाएगी, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। आई थिंक इसमें कुछ मिस्टेक है, सॉरी गैस, बड़ी बड़ी कोचिंगों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो यहाँ जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी, उधर जाएगा +, -1 आएगा। तो -1 -3 -1 -3 -2 और -1/3 में सबसे बड़ी वैल्यू है वो वैल्यू है जो सबसे छोटी है निगेटिव में, -1/3 N3H। समझ रहे हो कि नहीं, -1 इज ग्रेटर देन -2, इस बेसिस पर -1 -2 से बड़ा होगा। तो जो वैल्यू जितनी छोटी है वो उतनी बड़ी वैल्यू होगी ना, अगर वो निगेटिव में है तो अब बात आती है पेरोक्साइड बॉन्ड की। उससे पहले मैं आपको एक बात और बताता हूँ, फिर यहाँ आ जाता हूँ। देखो जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना, वो जितना ज़्यादा होता है उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है आगे समझाऊंगा, अभी मैं थोड़ी सी बात बस। ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन ऑक्सीडेशन नंबर। जो एलिमेंट जितने हाई ऑक्सीडेशन नंबर में होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो इन 2 पॉइंट्स पे मैं 1-2 सवाल करा देता हूँ। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो वी हैव, ये 2 बार सवाल आया है, यहाँ पर एक ही बार लिखा है मैंने, ये PYQ में 2 बार सवाल आया, 2 टाइम्स। HClO4 मेरे पास कंपाउंड है HClO, HClO2, HClO3,
NaClO4, इनके ऑक्सीडेशन नंबर देखो तो +1 आएगा, इसको निकाल के देखें +3 आएगा। क्लोरीन का, क्लोरीन सेंट्रल एटम है, +5 आएगा एंड +7 आएगा। तो सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इसका है, तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी? HClO4 की, और सबसे कम होगी HClO की। तो आंसर 4th। फिर देखो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, सो आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो MnO4 माइनस है, Cr2O7 -2 है, एंड -2 है, -2 एंड VO2 प्लस है। तो निकालिए ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर आएगा +7, यहाँ पर आएगा +6 और यहाँ पर आएगा +5। तो हाईएस्ट कौन होगा? +7 वाला। दिस इज द आंसर, लाइक आंसर नंबर 4th। अब बात करते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड की। पेरोक्साइड बॉन्ड का पता कैसे लगाएंगे, ठीक है? जस्ट अ सेकेंड। तो अगर हम बात करें पेरोक्साइड बॉन्ड की, पेरोक्साइड बॉन्ड का मतलब ये है कि उसके अंदर OO बॉन्ड प्रेजेंट होगा, जहां ईच ये ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन नंबर में होगा, -1 ऑक्सीडेशन नंबर में होगा। तो अब हमको वही पता करना है कि वेदर यहाँ पे पेरोक्साइड बॉन्ड है या नहीं है। तो समझिए सबसे बढ़िया से बात अच्छे से, टू अंडरस्टैंड पेरोक्साइड बॉन्ड पहले मुझे कुछ और पॉइंट्स आपको बताने हैं। कि कोई एलिमेंट मैक्सिमम कितनी ऑक्सीडेशन नंबर दिखा सकता है, मैक्सिमम कितनी ऑक्सीडेशन नंबर दिखा सकता है। तो कोई भी एलिमेंट हो वो मैक्सिमम अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर ऑक्सीडेशन नंबर दिखा सकता है, मैक्सिमम। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो प्लस में होगी ना, मैक्सिमम पॉजिटिव होगी। सो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर बाय एनी एलिमेंट इज इक्वल टू पॉजिटिव वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मैं पैरेलल में एग्जांपल लेके चलूंगा, ठीक है? आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि कौन से एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे कि हमारे पास ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 1 फर्स्ट ग्रुप नंबर 1 उनका जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर वो कितना आएगा? +1 आएगा, चूंकि इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रुप नंबर 2 में +3 आएगा, +2 आएगा, एंड ग्रुप नंबर 3 में +3 आएगा। यानी बोरॉन की बात करूं, एल्युमिनियम की बात करूं, गैलियम की बात करूं, इन सब के अंदर +3 इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। फिर कार्बन फैमिली में आ जाओ, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनके पास +4 इज द मैक्सिमम। उसके बाद नाइट्रोजन फैमिली में आ जाओ, नाना, पाटकर, ऐश्वर्या, सब बीमार, इनके अंदर +5 मैक्सिमम होगा। उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली में आ जाओ, ओल्ड स्टाइल से टीपो, इनके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 होंगे, एंड सो ऑन। हैलोजन में आ जाओ तो +7 होंगे, हैलोजन में आ जाओ तो +7 होंगे, हैलोजन में आ जाओ तो +7 होंगे। हैलोजन्स मैक्सिमम +7 एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन कभी भी प्लस में ऑक्सीडेशन नंबर नहीं दिखाता, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन खींचता है, देता नहीं है। सुनिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ना, सल्फर है। सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा। लेकिन अब बात चलती है मिनिमम की तरफ। नहीं, एक बात और, मेटल्स में मिनिमम की तरफ अगर बात करूं, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? तो वो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन
मान लो 10 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, वाट एवर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 कर दो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, तो ऑटोमेटिकली ये माइनस वैल्यू, माइनस में आ जाएगी वैल्यू। तो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ये हमें पता होना चाहिए। खासकर मैक्सिमम तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पेरोक्साइड बॉन्ड के लिए। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर काम आएगा आगे चल के रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर के अंदर। तो इसका भी एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। एक एग्जांपल बड़े सिंसियर तरीके से सीख लो आप जी। मान लो मैं बात करता हूँ नाइट्रोजन की, मुझे कुछ नहीं पता नाइट्रोजन के बारे में, तो मैं एटॉमिक नंबर पता है बस, तो कॉन्फ़िगरेशन कर लूँगा 1s2 2s2 2p3। वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, देख लो जी। तो अब नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो उसकी रेंज क्या होगी, मिनिमम कितना होगा समझना। मिनिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, यानी 5 -8 -3 आएगा। तो -3 से लेकर मैक्सिमम +5, इस बीच में हमेशा ये रहेगा। ये बताना चाह रहा था मैं। जैसे सल्फर, सल्फर का वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वो -2 से लेकर +6 के रेंज में रहेगा। +6 ये इसकी रेंज हो गई। मैक्सिमम +6 बस, मैक्सिमम +6 बस। तो ये नॉन मेटल्स के 2 एग्जाम्पल थे। अब इसी तरह से मैं आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिखाता हूँ क्रोमियम और कॉपर का, क्रोमियम का और Mn का, मैंगनीज का। तो जो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24, इसका कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d5 एंड 4s1। यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर जोर नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसके लिए खास बात यह है कि वैलेंस शेल क्रोमियम या डी ब्लॉक में डी ऑर्बिटल भी होता है, डी ऑर्बिटल। तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। इसी तरह से Mn का, जिसका 25 होता है एटॉमिक नंबर, उसका करेंगे तो आएगा ऑर्गन 3d5 एंड 4s2। यहाँ पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे वो आएंगे 7, क्योंकि 3d और 4s दोनों के इलेक्ट्रॉन गिने जाएंगे, ठीक है। तो अब बात समझिए, मेटल कभी, ध्यान सुनना, मेटल कभी निगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर नहीं दिखाते। तो थ्योरी साथ साथ चलेगी ना। ये लिखी हुई है, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नॉन मेटल इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, बट मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल्स इज 0। 0 ना, उसके लिए मिनिमम 0 है। सोडियम का मिनिमम 0 है, ना कि -1 -2, और मैक्सिमम +1 है। तो मेटल्स का मिनिमम 0 होता है। खैर, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नॉन मेटल है गाइस। तो Mn का जो मैक्सिमम, Mn की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है वो आएगी +7, और क्रोमियम की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर वो आएगी +6। अगर आपको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर का नॉलेज है तो पेरोक्साइड बॉन्ड निकालना आपके बाएं हाथ का खेल है। अब ध्यान सुनो, ये सब लिखना है, ठीक है। अब अगर मैं किसी भी, देखो यहाँ पढ़िए, अगर मैं किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट करूं, और वैल्यू जो मुझे मिले वो मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर से भी ज़्यादा मिले, if calculated oxidation number is greater than maximum possible oxidation number, then peroxide bond is present। then पक्का peroxide bond था
और आपने उसको ऑक्साइड मान लिया था, -2 ले लिया था, इसीलिए गलत आया। फिर से सुनो, पहले हम क्या करेंगे, हम कैसे पता करें कि किसी गिवन कंपाउंड में परऑक्साइड बॉन्ड है कि नहीं है। सबसे पहले हम कंपाउंड के सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, सिंपल तरीके से निकालेंगे। अगर कैलकुलेट की गई ऑक्सीडेशन नंबर उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू से ज़्यादा आ जाए, भाई मैक्सिमम सल्फर का +6 है, अगर कैलकुलेट करते करते +7 +8 आ जाए, मतलब गलत किया हमने। तो ऐसे केस में कंफर्म होता है कि वहाँ पर ऑक्साइड बॉन्ड है, और ऐसे केस में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम बहुत आसान हो जाता है। फिर आपको कुछ करना ही नहीं है। जो अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमा को क्रॉस कर जाए तो समझ लो तुम गलत चले गए, वापस आ जाओ, और वो जो मैक्सिमा है ना वही आंसर है। जैसे सल्फर का मैक्सिमम +6 है, मान लो मैंने कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करते करते +8 आ गया, तो समझ लो कि तुमने गलत किया है, +8 आंसर हो नहीं सकता, तो आंसर वही +6 ही टिक करके आना है। ये बात थी। तो यहाँ लिखा है कि देन परऑक्साइड बॉन्ड इज प्रेजेंट एंड इन दिस केस करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इज द मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर। तब आपको क्या करना है, जो मैक्सिमम पॉसिबल है वही आंसर ले लेना है, खत्म। हाँ, इफ द सेंट्रल एटम है, ये बात मैंने पहले बताई है, तो बेहतर होगा कि अगर हम स्ट्रक्चर बना करेंगे। जैसे चलिए एग्जाम्पल समझिए, अब आप बड़े अच्छे एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है H2S2O8, नाम है मार्शल एसिड। मैं चूंकि मुझे पता है इसके अंदर परऑक्साइड बॉन्ड है, तो इसलिए पहले से नाम लिख देता हूँ, परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। बच्चा, परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। इनके नॉमेनक्लेचर का अलग रूल है एक, जो किसी दिन वीडियो रिकॉर्ड करूंगा तो बता दूंगा। इनऑर्गेनिक के अंदर परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसके देखो, अब मैं कैलकुलेट करने चला, तो +2 + 2s इज -816 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे s इज इक्वल टू मिलेगा +16, यहाँ से देखो सब्सट्रैक्ट होके -14 उधर जाएगा, +14 डिवाइड बाय 2 +7 आएगा, विच इज रॉन्ग। क्यों? +6 मैक्सिमम है सल्फर का, तो नॉट एक्सेप्टेबल, रॉन्ग हो गया। इसका मतलब करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिख के आओगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन दिस मॉलिक्यूल is +6 and peroxide bond is present. तो अब स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, देखो पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट है, राइट। इसका मतलब उसके अंदर एक OO बॉन्ड है, OO बॉन्ड, दिस इज OO, S डबल बॉन्ड O OH, ये है H2S2O8, 3 3 6 2 8, ये है पेरोक्साइड बॉन्ड। तो अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं कितने ऑक्सीजन हैं जो -1 में होंगे, तो ये 2 ऑक्सीजन, ये वाला -1 में होगा, ये वाला भी -1 में होगा, क्योंकि यहाँ से खींचेगा और यहाँ से खींचेगा, OO के बीच में कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। और ये दोनों ही सल्फर +6 में आएंगे, आप निकाल के भी देख सकते हैं, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट करके इधर ऐसे ऐसे करके, ठीक, जैसे मैंने सिखाया था। तो ये है मार्शल एसिड के बारे में, ये पी ब्लॉक के अंदर भी है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला एग्जांपल ऐसा ही है, CrO5
CrO5 कैलकुलेट करता हूँ तो +10 आता है। कितना आता है? +10। कैलकुलेट करता हूँ अगर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्रोमियम +5 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +10 आएगा, जो कि गलत है, नॉट पॉसिबल, गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? करेक्ट आंसर जो मैक्सिमम हो सकता है क्रोमियम में +6, ये करेक्ट आंसर है। अब इसके अंदर पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तभी तो ऐसा हुआ है। तो पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट था, इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है। ये इसके पेरोक्साइड बॉन्ड्स हैं, पेरोक्साइड बॉन्ड्स ये, और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड O होता है। तो पेरोक्साइड बॉन्ड ये चारों हैं, ये -1 में, ये -1 में, ये -1 में, ये -1 में। तो 4 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो -1 में है, और एक डबल बॉन्ड से आएगा +2, तो +6 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर इसे कहते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। तो CrO5 का स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर भी और ऑक्सीडेशन नंबर भी समझना है। अगला H2SO5, नाम है कैरोज एसिड, कैरोज एसिड। दूसरा नाम है इसका परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें जो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +2 प्लस सल्फर -10 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ से S इज इक्वल टू आ जाएगा +8, जो कि इम्पॉसिबल है, रॉन्ग। सल्फर +6 से ऊपर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। इसीलिए करेक्ट क्या आएगा? सल्फर का करेक्ट आएगा +6 आंसर, आंसर। और पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। H2SO4 का स्ट्रक्चर हम जानते हैं ऐसे। अब ऐसे ये है H2SO4 का स्ट्रक्चर, यहाँ पे 5 है, तो एक O इंट्रोड्यूस कर दो लेकिन पेरोक्साइड बॉन्ड में, तो क्या आएगा? ऐसा आएगा। तो ये है H2SO5 का स्ट्रक्चर, जो कि कैरोज एसिड कहलाता है। अगला कंपाउंड है Br3O8। इसका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई पेरोक्साइड बॉन्ड का चक्कर नहीं है, ठीक है। अब कुछ कंपाउंड बिना पेरोक्साइड बॉन्ड के भी होंगे, इसका स्ट्रक्चर याद रखना है आपको। Br डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड Br, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड Br, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O एंड, अरे क्या कर रहा है ये, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ये है Br3O8 का स्ट्रक्चर। इस ब्रोमीन पर ऑक्सीडेशन नंबर लिख दूं तो ये 6 पाई बॉन्ड खींचेंगे अपनी तरफ, तो यहाँ पे आएगा +6, और यहाँ पे आएगा +4, और यहाँ पे आएगा +6, ठीक है। अगला है H2S2O7, H2S2O7 नाम है ओलियम, और दूसरा नाम भी इसका है डाइसल्फ्यूरिक एसिड, डाइसल्फ्यूरिक एसिड। नहीं नहीं नहीं, इससे अच्छा नाम, इससे बेहतर नाम ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ये नॉमेनक्लेचर आपको इनऑर्गेनिक के अंदर पढ़ाया जाएगा। तो इसके अंदर अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो +2 + 2 सल्फर -14 इक्वल टू 0 करते हैं, तो S इक्वल टू आता है, उधर जाएगा ये +14, 12 +6 आएगा, +6, जो कि करेक्ट है। तो यहाँ पर पेरोक्साइड बॉन्ड इज एब्सेंट, पेरोक्साइड बॉन्ड इज एब्सेंट,
अभी मैं पढ़ाते चला जा रहा हूँ, लेकिन याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कोई पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं होगा, इसका स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये लोग, ये कंपाउंड्स कुछ इस तरह से H2S2O7, दिस इज H2S2O7, 336 ऑक्सीजन एक बीच में। तो इसका एक एक सल्फर +6 में है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। पॉज करके लिख लो। देखो ये जो पूरी पीपीटी है, पीपीटी पाने के लिए आप ऑर्गेनिक, एक चैनल है वाव ऑर्गेनिक, वाव ऑर्गेनिक, ये आईडी है, टेलीग्राम आईडी, टेलीग्राम पे चैनल आपको सब्सक्राइब करना है, वहाँ पर पीपीटी अपलोड कर दी जाएगी। WW है यहाँ पे, हाँ, वाव ऑर्गेनिक। तो मैं कह रहा था कि अगर कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके ऑक्सीडेशन नंबर्स हमें याद करने पड़ते हैं, जैसे FeO में हम जानते हैं Rn+2 में है, Fe2O3 में हम जानते हैं Rn+3 में है। इन दोनों को जब मिला देते हैं, दोनों को मर्ज कर देते हैं, तो बनता है Fe3O4। Fe3O4 याद रखिए कि दो का कॉम्बिनेशन है ये, एक तो आयरन FeO का है और एक आयरन Fe2O3 का है, यानी वन आयरन इज इन +2, वन आयरन इज इन +2 एंड 2 आयरन्स आर इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसे बोलते हैं मैग्नेटाइट, ऐसे बोलते हैं हेमेटाइट। ये तो नॉर्मल फेरस ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड भी इसे कहते हैं। तो लोग कंफ्यूज कहाँ होते हैं? Fe2O3 में, Fe2O3 में एक ही ऑक्सीडेशन नंबर है +3, गड़बड़ तो Fe3O4 में है, ठीक है। दिस वन कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, वन इज FeO, अनदर इज Fe2O3। अच्छा, 3 आयरन है, 3 आयरन में से क्या है हालात कि एक आयरन तो +2 में है, लेकिन 2 आयरन ऐसे हैं जो +3 में है, ठीक है। ये बात क्लियर कर लो जी। उसके बाद अगर एवरेज निकालना चाहते हो तो फिर एवरेज तो फार्मूले से निकाल सकते हो, जो मैथमेटिकल तरीका बताया था। एवरेज कैसे निकालोगे? एवरेज 3 आयरन -8 = 0, तो एक आयरन का कितना जाएगा? +8/3, ये एवरेज है। एवरेज ईच आयरन का इतना नहीं है, ये एवरेज है। ईच आयरन में अलग अलग है, कुछ आयरन +2 में, कुछ +3 में, ठीक है। तो क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इसमें। अब देखो 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में एक ही वैल्यू दे रखा है, इसका मतलब ये आपसे एवरेज पूछ रहा है, एवरेज। अगर ऑप्शन ऐसा होता +2, +3 पहला ऑप्शन होता, दूसरा ऑप्शन होता +3, +4 एंड सो ऑन, तो समझ लेते कि यहाँ पर दोनों का इंडिविजुअल निकाल रहा है, ठीक है। तो आंसर है 8/3। बहुत पुरानी बात है, 1999। ये तो सीधा आपसे पूछा है द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, 3 ब्रोमीन 8 ऑक्सीजन, Br3O8 का स्ट्रक्चर पूछा है, ठीक है। तो ये सीधा स्ट्रक्चर आंसर टिक करना है, दैट्स इट। कोई चार्ज वार्ज नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है बी। ये सवाल नीट 2019 में आया था। अब यहाँ पे CrO5 का अभी मैंने कहा था ऊपर, दो बार आया है, दो बार, ठीक है, 2 टाइम्स। तो +6 आंसर टिक करके आओगे, +6। तो अब हम ये वाली बात ना अगले लेक्चर में करेंगे। अगले लेक्चर पहले आपको एक बार ऑक्सीडेशन नंबर निकालना अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम आगे लेक्चर में शुरू करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है, रिड्यूसिंग पावर कैसे देखते हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर कैसे देखते हैं, फिर एन फैक्टर निकालना सीखेंगे, फिर टाइप्स ऑफ रेडॉक्स सीखेंगे, और फिर बैलेंसिंग ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन सीखेंगे, और चैप्टर ख़त्म, ठीक है। तो थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। अगर आपको ये वीडियो या इस वीडियो की PPT चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल वाव ऑर्गेनिक नाम के चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है।